वेलकम बैक टू कपिल फिजिक्स क्लासेस। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के लिए टर्म 1 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और कंसेप्चुअल क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में बोला गया है कि द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज, मतलब सेल्फ इंडक्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है। उसके लिए आपको दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है बच्चों। तो बड़े ही ध्यान से देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी ने एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा होगा कि E इक्वल्स टू होता है एल डी आई ओवर डी टी। ई इक्वल्स टू एल डी आई ओवर डी टी। इस फॉर्मूले में आया हुआ जो एल है ये होता है सेल्फ इंडक्टेंस। तो मैं इस फॉर्मूले को अरेंज करके लिख सकता हूं, एल इक्वल्स टू ये हो जाएगा ई इंटू डी टी, ई इंटू डी टी और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा डी आई। तो ये हो जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला। अब यदि मैं इस फॉर्मूले के बेसिस पर ऐसा यूनिट्स लिखनी चाहूं तो ई की जो ऐसा यूनिट होती है बच्चों वो होती है वोल्ट। कितनी होती है? वोल्ट। बात करते हैं डी टी की। डी टी होता है चेंज इन टाइम, और चेंज इन टाइम यानी इसकी ऐसा यूनिट होगी कितनी? सेकेंड। बात करेंगे डिवाइड में आया है डी आई। डी आई होता है चेंज इन करंट, और चेंज इन करंट के लिए जो ऐसा यूनिट होगी वो होगी एम्पियर। कितनी होगी? एम्पियर। अब आपको यह भी पता है कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है आई इक्वल्स टू वी बाई कितना? आर। आई इक्वल्स टू वी बाई कितना? आर। तो यहां से आर का फॉर्मूला हो जाएगा वी बाई कितना? आई। अब यदि आप लिखना चाहो तो इस v की ऐसा यूनिट तो होगी वोल्ट, और I की क्या हो गई? एम्पियर। तो बच्चों ये जो वोल्ट अपॉन एम्पियर है ना, इसे हम लिखते हैं ओम। किस में ब्रेक करते हैं? ओम में। तो यहां पर आया हुआ जो वोल्ट अपॉन एम्पियर है मैं इसे बोल सकता हूं ओम। तो जो ऐसा यूनिट होगी वो हो जाएगी ओम इंटू सेकेंड। ओम इंटू कितनी होगी? सेकेंड। चलिए बच्चों बात करते हैं फिर से एक नए क्वेश्चन की। क्वेश्चन में बोला गया है कि इन एन ऑसिलेटिंग सिस्टम ए रिस्टोरिंग फोर्स इज अ मस्ट, मतलब ऑसिलेटिंग सिस्टम के लिए रिस्टोरिंग फोर्स जरूरी होती है। फिर इन्होंने आगे बोला है कि इन एन एलसी सर्किट रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोवाइडेड बाई, मतलब जो एलसी सर्किट होता है उस एलसी सर्किट के लिए जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो दिए गए ऑप्शंस में से कौन प्रोवाइड करता है, उसके लिए करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो बेटा मैं आप सभी को यह बता दूं कि एलसी सर्किट के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करता है वो करता है इंडक्टर। क्या करता है बेटा? इंडक्टर। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बेटा ऑप्शन बी। चलिए बच्चों बात करते हैं फिर से एक नए क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपके सामने है, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद में आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग, मतलब एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में किस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है। अब उसके लिए दिए गए ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो बच्चों जैसा कि मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि यदि आप किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए बेटा हमें एक हाई रेजिस्टेंस वायर गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में लगाना पड़ता है। गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में लगाना पड़ता है। तो इसके लिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बेटा ऑप्शन बी। चलिए बात करेंगे फिर से एक नए क्वेश्चन की। इस बार नए क्वेश्चन में कहा गया है कि मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इज, मतलब एक कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स की जो मोबिलिटी होती है वो, अब उसके लिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं। बात करते हैं पहले ऑप्शन की। पहले ऑप्शन में कहा गया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ऑप्शन बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम, क्या वो रिलैक्सेशन टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ऑप्शन सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्या वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ऑप्शन फोर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम, क्या वो रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इधर देखिए बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होती है जिसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ई टाउ अपॉन एम। ई टाउ डिवाइड बाई कितना? एम। अब यहां से हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज के? रिलैक्सेशन टाइम के। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। चलिए बच्चों बात करेंगे फिर से एक नए क्वेश्चन की। इस बार क्वेश्चन में कहा गया है कि द ऑल्टरनेटिंग करंट इन अ सर्किट इज गिवन बाई आई इक्वल्स टू 50 sin 314t, मतलब किसी सर्किट के अंदर से फ्लो होने वाला जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसकी इक्वेशन आपको ये दे दी गई। अब इन्होंने कहा है कि द पीक वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट आर, मतलब जिस करंट की इक्वेशन आपको दी गई है उस इक्वेशन के बेसिस पर आपको बताना है कि करंट की पीक वैल्यू कितनी होगी और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो जैसा कि बच्चों क्वेश्चन में गिवन है
करंट की इक्वेशन I इक्वल्स टू 50 साइन 314t। आपसे पूछा गया है कि करंट की पीक वैल्यू I नॉट कितनी होगी और इस करंट के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होगी। तो बच्चों हमें सबसे पहले करना ये होगा कि जो करंट की दी गई बोले तो गिवन इक्वेशन है, इसे पहले करंट की स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो आप सभी जानते हो कि जो करंट की अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। यहां पर I नॉट होती है पीक वैल्यू, I नॉट होती है पीक वैल्यू। जब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर यहां पर बेटा I नॉट की जगह पर कितना है 50, तो जो I नॉट होगा बोले तो पीक वैल्यू होगी वो होगी 50 वोल्ट। कितनी होगी 50 वोल्ट। फिर दोबारा से जब आगे कंपेयर करेंगे तो यहां पर तो है ओमेगा टी और यहां ओमेगा टी की जगह पर कितना लिखा है बच्चों 314t। तो यहां से ओमेगा टी की वैल्यू हो जाएगी 314t। टी से टी कैंसिल, ओमेगा को ब्रेक कर सकते हैं 2 पाई इंटू किसमें फ्रीक्वेंसी में, और ये हो जाएगा 3 कितना 4। तो यहां से हमें चाहिए न्यू, क्या चाहिए न्यू। तो जब न्यू को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 314 डिवाइड बाई 2 पाई, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आता है 50। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 50 हर्ट्ज। तो इस इक्वेशन के बेसिस पर करंट की जो अपनी पीक वैल्यू होगी वो होगी 50 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी जो होगी वो होगी 50 हर्ट्ज। चलिए बच्चों बात करेंगे फिर से एक नए सवाल की। इस बार सवाल में कहा गया है कि द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन अ वायर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड यूजिंग, मतलब हमारे पास में करंट कैरिंग वायर है, जब उसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से मूव कराते हैं तो उसके अंदर जो करंट इंड्यूस होता है उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अब 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताना है कौन से लॉ का यूज करते हैं। चलिए बात करेंगे फिर से एक नए क्वेश्चन की। इस बार क्वेश्चन में कहा गया है कि द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर अ 1 कंप्लीट साइकिल इज, मतलब जो ऑल्टरनेटिंग करंट होती है उसकी 1 कंप्लीट साइकिल के लिए मीन और एवरेज वैल्यू कितनी होती है ये आपसे पूछा गया है। तो जैसा कि आप सभी जानते हो ऑल्टरनेटिंग करंट की 1 कंप्लीट साइकिल के लिए जो मीन और एवरेज वैल्यू होती है वो होती है बच्चों 0। कितनी होती है 0। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए फिर से बात करते हैं एक नए सवाल की। इस बार सवाल में कहा गया है कि ए फैन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, मतलब जो घर में फैन लगे होते हैं वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। अब उसके लिए आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो बच्चों जैसा कि आप सभी जानते हो जो फैन होते हैं उनके अंदर लगी होती है मोटर, वो क्या करते हैं, जो फैन होते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी ऑफ रोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ रोटेशन में कवर करते हैं। तो बेटा ये काम करती है इलेक्ट्रिक मोटर, ये जो काम करती है वो काम करती है इलेक्ट्रिक मोटर। तो ये इसका जो प्रिंसिपल होगा वो होगा इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। चलिए बात करेंगे फिर से एक नए क्वेश्चन की। इस बार क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज इंक्रीज्ड टू 3 टाइम्स ईच, मतलब यदि हम प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उन्हें 3 टाइम्स इंक्रीज कर दें, उन्हें 3 टाइम्स इंक्रीज कर दें, देन द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, उसके लिए बेटा आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है 2 कॉइल के लिए उसका फॉर्मूला होता है M इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2 A और डिवाइड बाई होता है L, डिवाइड बाई कितना होता है L। अब आप एक बात बताइए, यदि प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न N1 को हम यहां से 3N1 कर दें और N2 को भी कितना कर दें बच्चों 3N2, तो जब ये दोनों वैल्यूज इस फॉर्मूले के अंदर पुट की जाएंगी तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितने टाइम्स इंक्रीज होगा 3 इंटू 3 9, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा 9 टाइम्स। कितने टाइम्स 9 टाइम्स। चलिए बच्चों बात करेंगे फिर से एक नए क्वेश्चन की। इस बार क्वेश्चन में कहा गया है कि ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड विद 3 नैनो कूलम, मतलब हमारे पास में 2 सेंटीमीटर रेडियस का स्फेरिकल कंडक्टर है जिसे हमने 3 नैनो कूलम का चार्ज देके चार्ज किया। फिर इन्होंने बोला है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फेयर, सेंटर ऑफ स्फेयर, मतलब उस स्फेयर के सेंटर से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर यदि हम एक पॉइंट मार्क करें तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चों बड़े ध्यान से देखना है, जब हम
मान लो ये है हमारे पास में एक स्फेयर जिसका रेडियस गिवन है कितना बच्चों, जिसका रेडियस गिवन है 2 सेंटीमीटर। कितना है? 2 सेंटीमीटर। और इस स्फेयर को हमने चार्ज कितना दिया? 3 नैनो कूलम। और यह है इसका सेंटर O। तो पूछा है कि यदि हम इसके सेंटर से 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर? 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट मार्क करें तो ये स्फेयर इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट करेगा। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, बड़े ध्यान से आपको अभी भी सुनना है। जब हम किसी स्फेयर को चार्ज देते हैं और फिर उसके सेंटर से एक पॉइंट मार्क करते हैं कुछ डिस्टेंस पर, तो सबसे पहले हम स्फेयर को जो भी चार्ज देते हैं ना, वो हमें उसके सेंटर पर रखा हुआ मानना पड़ता है। तो ये चार्ज आ जाएगा यहां पर, बोले तो कितना? 3 नैनो कूलम। तो हो जाएगा 3 × 10⁻⁹ कूलम। अब इससे, इस चार्ज से हमें 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4πε0 क्यू बाई कितना? r²। क्यू बाई r²। इस फॉर्मूले के बेसिस पर इतने की वैल्यू कितनी? वो होती है 9 × 10⁻⁹। बात करते हैं क्योंकि वैल्यू गिवन है बच्चों कितनी? 3 × 10⁻⁹ कितना? 9 माइनस का डिवाइड बाई r का स्क्वायर। अब ये जो डिस्टेंस है वो सेंटर से पॉइंट P तक का डिस्टेंस दे रखा है कितना? 3 सेंटीमीटर। तो इसे लिख देंगे 3 × 10⁻² मीटर, लेकिन स्क्वायर है तो हम इसे 2 बार लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 3 × 10⁻⁻ कितना? 2। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करके जो भी आएगा वो आपका आंसर आएगा। बच्चों बस इस क्वेश्चन में नोट पॉइंट एक ही है, वो ये है कि जब किसी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं और उस कंडक्टर की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले दिया गया जो चार्ज है ना, वो हमें उसके सेंटर पर रखा हुआ मानना पड़ता है और तब जाकर ये फॉर्मूला लगाया जाता है। चलिए बच्चों फिर से बात करेंगे एक नए क्वेश्चन की। इस बार नए क्वेश्चन में कहा गया है कि ए टोरॉइड हैविंग 200 टर्न्स कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। मतलब हमारे पास में एक टोरॉइड है जिसके अंदर 200 टर्न्स हैं और उसमें से 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। फिर इन्होंने कहा है कि द एवरेज रेडियस ऑफ टोरॉइड इज 10 सेंटीमीटर, और उस टोरॉइड की जो एवरेज रेडियस है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। फिर इन्होंने बोला है कि द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द ओपन स्पेस इनसाइड द टोरॉइड इज, मतलब कि जो टोरॉइड है उसके अंदर की तरफ जो ओपन स्पेस होता है, उस ओपन स्पेस में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसके लिए बच्चों आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। बड़े ही ध्यान से आप देखेंगे, आप सभी जानते हो कि जो टोरॉइड होता है ना, वो टोरॉइड इस तरीके का होता है। टोरॉइड होता है बच्चों इस तरीके से। अब इसके अंदर फ्री स्पेस जो होता है ये वाला, ये इस चीज को बोलते हैं ओपन स्पेस, इस चीज को बोलते हैं ओपन स्पेस। अब इन्होंने कहा है कि इस टोरॉइड के अंदर 200 टर्न्स हैं, 200 टर्न्स हैं, और इसमें से 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। और पूछा ये गया है कि इसके अंदर का जो ये ओपन स्पेस है इतने वाला, यदि इसमें हम कोई एक पॉइंट मार्क कर लें तो उस मार्क किए गए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो बताना है। तो बच्चों जैसा कि आप सभी जानते हो, जब हमने टोरॉइड पढ़ाया तो बहुत अच्छे से समझाया था कि टोरॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है वो केवल इनसाइड पॉइंट पर करता है। कहां करता है बच्चों? वो इनसाइड पॉइंट पर, ओपन स्पेस में, चाहे वो बाहर की साइड हो या अंदर की साइड वाला ओपन स्पेस हो, उसमें मैग्नेटिक फील्ड हमेशा होता है 0, हमेशा होता है 0। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन अब आप सेलेक्ट करेंगे और हमें बताएंगे। चलिए बच्चों बात करेंगे फिर से एक नए क्वेश्चन की। इस बार क्वेश्चन में कहा गया है कि द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ अ सेल इज, मतलब किसी भी सेल के ईएमएफ को मेजर करने के लिए बेस्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, वो इंस्ट्रूमेंट आपको सेलेक्ट करके बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो बच्चों जैसा कि आप सभी जानते हो कि यदि आप किसी सेल का ईएमएफ मेजर करना चाहते हो तो उसके लिए जो बेस्ट इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है पोटेंशियोमीटर। क्या होता है बच्चों? पोटेंशियोमीटर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन ए। बेटा बात करेंगे फिर से एक नए क्वेश्चन की। इस बार क्वेश्चन में कहा गया है कि द स्मॉल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिक एक्सिस एट अ प्लेस इज, मतलब किसी एक प्लेस पर ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल का नाम क्या होता है, उसके लिए आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बेटा पहला ऑप्शन है, क्या उस एंगल को मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं, क्या उस एंगल को ज्योग्राफिक मेरिडियन कहते हैं, क्या उस एंगल को मैग्नेटिक इंक्लिनेशन कहते हैं, क्या उस एंगल को मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं। तो बेटा जैसा कि आपको बताया गया है कि ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस
के बीच में जो एंगल बनता है ना, उस एंगल को बोला जाता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। चलिए बच्चों, फिर से बात करेंगे आपके लिए एक नए सवाल की। इस बार नया सवाल आपके सामने है। सवाल में क्या कहा गया है, ना तो मैं ये एक्सप्लेन करूंगा और ना ही इसका आपको करेक्ट ऑप्शन बताऊंगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको खुद सॉल्व करना है और जो भी आपका आंसर आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताएंगे। इससे हमें यह कंफर्म होगा कि यदि आप इन क्वेश्चंस को कर रहे हो तो कितना आपने सही किया है और कितना आपने गलत किया है। चलिए बच्चों, बात करते हैं फिर से एक नए सवाल की। इस बार सवाल में कहा गया है कि द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज गिवन बाय द इक्वेशन phi = 5t² + 3t + 16। मतलब हमारे पास में कोई एक कॉइल है, उस कॉइल से किसी टी टाइम पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है उसकी इक्वेशन आपको दे दी गई। फिर इन्होंने कहा है कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल एट t = 4 सेकेंड इज कितना। मतलब उस कॉइल के अंदर से जब टाइम के लिए हम वैल्यू 4 सेकेंड लेंगे तो कॉइल के अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपसे पूछा गया है। तो बड़े ध्यान से देखना है बच्चों आपको। जैसा कि क्वेश्चन में फाई की इक्वेशन गिवन है 5t² प्लस में 3t और प्लस में दे रखा है बेटा 16। तो क्वेश्चन में यह कहा गया है कि किसी टाइम t पर कॉइल से जो फ्लक्स लिंक कर रहा था वो इतना था। तो बताइए जब t टाइम पर फ्लक्स इतना है तो 4 सेकंड पर, टाइम की वैल्यू 4 सेकंड पर उस कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना होगा। तो करते क्या है बेटा, आप सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है बेटा माइनस का d∅/dt। माइनस का d∅ कितना dt। अब आप यहां से इसे डिफरेंशिएट, इस वाली इक्वेशन को यहां पुट कीजिए तो ये बन जाएगा माइनस का d/dt ऑफ फाई, और फाई की जगह हमें लिखना है 5t² + 3t और प्लस में आएगा 16। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा, माइनस साइन तो बाहर रहेगा ही रहेगा, ये हो जाएगा कितना 5 × 10, तो ये हो जाएगा बेटा 10t प्लस में कितना 3 और प्लस में होगा ये 16 का हो जाएगा 0। अब ये हो गया बेटा ईएमएफ एट टाइम t पर। ईएमएफ हो जाएगा एट टाइम कितने पर, t पर, लेकिन हमें ईएमएफ निकालना है कितनी वैल्यू पर, 4 सेकंड पर। तो अब हम करेंगे बेटा यहां पर क्या कि इस इक्वेशन में t की वैल्यू को कितना पुट कर देंगे, 4 सेकंड। तो ये हो जाएगा E = t की वैल्यू पुट करनी है बच्चों 4 सेकंड। तो ये हो जाएगा E = माइनस का, जब इसमें 4 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 40 + 3। तो ये हो जाएगा कितना बच्चों 43 माइनस में इतने वोल्ट का इसमें ईएमएफ जनरेट होगा। चलिए बच्चों, बात करते हैं फिर से एक नए क्वेश्चन की। इस बार क्वेश्चन में कहा गया है कि द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज √3 टाइम्स द वर्टिकल कंपोनेंट। मतलब अर्थ के किसी सर्टेन प्लेस पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का वो वर्टिकल कंपोनेंट के √3 टाइम्स है। तो पूछा गया है ये है कि द एंगल ऑफ डिप एट दैट प्लेस इज। मतलब वहां पर एंगल ऑफ डिप कितना होगा ये आपको बताना है। एंगल ऑफ डिप कितना होगा ये आपको बताना है। बड़े ध्यान से देखेंगे बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का BH वो √3 टाइम्स है वर्टिकल कंपोनेंट के, और आपसे पूछा गया है कि वहां पर एंगल ऑफ डिप डेल्टा कितना होगा। तो बच्चों आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा और वो रिलेशन होता है tan डेल्टा = BV और अपॉन में होता है बेटा BH। तो यहां से क्योंकि हमें एंगल ऑफ डिप फाइंड करना है तो आपको BV जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसे BV ही रहने दो, और BH की वैल्यू कितनी दे रखी है √3 टाइम्स ऑफ कितनी बेटा BV। इसे काट दोगे तो यहां से जो tan डेल्टा होगा क्या होगा बेटा tan डेल्टा वो हो जाएगा 1 कितना बच्चों √3। अब यहां से आप बड़े ही आसानी से डेल्टा को कैलकुलेट कर लेना, ये आपका काम रहेगा बच्चों। चलिए बच्चों, इस वीडियो को लास्ट करने से पहले अब हम आपके लिए बेटा एक क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन आप सभी को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद जो भी आपका आंसर आए वो आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। और बेटा यदि ये वीडियोस आपको अच्छी लगी हों तो हमारे चैनल कपिल फिजिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लगातार कंटिन्यू वॉच करें।